अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। जिस्म जाँ में खौफ की लहर दौड़ाती एक अजीब व गरीब कहानी। मगर कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मुगलों के दौरे हुकूमत में शाहजहां के अहद को काफ़ी अहमियत हासिल है। उसके दौर में शानदार और यादगार इमारतें तामीर हुईं, रियाया खुशहाल हुई। इसके अहद हुकूमत में कश्मीर का गवर्नर एक मुसलमान अमीर अली मर्दान खान था। ये उसी के दौर का किस्सा है। जम्मू शहर से चंद मील के फासले पर एक गांव नागपुर का ये वाक़या है। गांव के इर्द गिर्द जंगलात और पहाड़ थे और इन पहाड़ों और जंगलों में सांपों की बहुतात थी, इसलिए इस गांव का नाम नागपुर मशहूर हो गया। नागपुर में हिंदुओं की अक्सरियत थी जबकि मुसलमानों की आबादी बहुत कम थी। नागपुर के ठाकुर रमेश कुमार की गांव में धाक बैठी हुई थी क्योंकि वो गांव का अमीर तरीन आदमी था। गांव के इर्द गिर्द उसकी ढेरों जायदाद थी। बड़ी सी शानदार महल नुमा हवेली थी जो सफ़ेद हवेली के नाम से जानी जाती थी। उसका रकबा 10 कनाल था। नौकरों की एक फौज थी इस हवेली में। रमेश कुमार दौलतमंद होने के साथ साथ रवायती तौर पर अयाश आदमी था। श्रीनगर और दिल्ली में भी उसकी कोठियां थी जहां वो अक्सर अयाशी की गर्ज से जाता। हसीन औरत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, इसलिए वो अपने गांव के अलावा इधर उधर के देहातों में भी मुंह मारने से बाज नहीं आता। गरीब लोग उससे हमेशा तंग और नाला रहते, मगर किसी में उससे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं थी। रमेश कुमार शिकार का बहुत शौकीन था। वो अक्सर अपने साथियों और नौकरों के हमराह जंगलों और पहाड़ों में शिकार की गर्ज से जाता रहता था। सांपों के अलावा जंगल में हिरन और बारहसिंगे कसरत से पाए जाते थे। ठाकुर अमूमन उन्हीं का शिकार करता। सांपों का शिकार उसने कभी नहीं किया। हालांकि सांप ना सिर्फ जंगल बल्कि गांव में भी अक्सर इधर उधर रेंगते नजर आते। दरअसल वहां के सांप बेजरर थे। वो इंसानों के दुश्मन नहीं थे और ना ही वो किसी को नुकसान पहुंचाते थे, इसलिए गांव के लोग हत्ता के बच्चे भी उनको देखकर खौफजदा होते। गांव के लोग इन सांपों को मार डालने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। गोया नागपुर में इंसानों और सांपों के दरमियान दोस्ती की फिजा कायम थी। ठाकुर रमेश कुमार के 2 बेटे थे। मोहन कुमार बड़ा जबकि मनोज कुमार छोटा था। दोनों निहायत वजी और खूबसूरत जवान थे। वो ठाकुर की आंखों की ठंडक थे। ठाकुर अक्सर उनको भी अपने हमरा शिकार पर ले जाता, इसलिए दोनों का निशाना पक्का हो गया। छोटा बेटा मनोज कुमार बहुत ही शरारती था। गांव के लोग उसकी शरारतों से तंग थे, लेकिन ठाकुर के खौफ की वजह से उसका लिहाज करते। जब वो ठाकुर के साथ शिकार पर जाता तो वहां भी शरारतों से बाज नहीं आता। वो अक्सर सांपों को छेड़ा करता था। ठाकुर और मोहन कुमार दोनों उसको मना करते कि वो सांपों के साथ शरारतें ना करे, मगर वो फिर भी बाज नहीं आता। वो उन्हें तंग करके लुत्फ अंदोज होता। गांव के मगरिब के जानिब पहाड़ों के दामन में एक झील नमा नदी थी जिसमें पहाड़ के दहाने से पानी निकलकर जमा होता। पानी 24 घंटे बहता रहता जो कि ठंडा और मीठा होता। पहाड़ के जिस दहाने से पानी निकलता वहां एक गार बनी थी। वो गार इतनी ऊंचाई पर थी कि इंसान की पहुंच भी वहां तक नामुमकिन थी। सिर्फ एक अजदा था जो इस गार के अंदर रहता। वो महीने में एक बार चांद की 14वीं रात को गार से बाहर निकलता। तमाम रात वो इस नदी के पानी में गुजारता और सुबह सूरज के तलू होने के कुछ देर बाद वो वापस गार के अंदर चला जाता। वो अजदहा गांव वालों के लिए एक मसीहा का रूप धार चुका था। ये रिवायत चली आ रही थी कि जिस रात अजदहा पानी के अंदर रहता है, पानी का रंग सब्ज हो जाता है। अगर इस पानी में कोई बीमार इंसान नहाए तो उसकी कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं और खासकर जिल्द की बीमारियों के लिए वो पानी तरियाक का काम देता है। इसीलिए जल्दी बीमारियों के मरीज चांद की 14वीं रात का बेचैनी से इंतजार करते थे। रात को चांदनी में वो अजदे को पानी में दाखिल होता देखते तो खुश होते। लोगों को अजदे से खौफ महसूस नहीं होता था। अगली सुबह जब अजदा गार में चला जाता तो मरीज लोग जी भर कर इस नदी के पानी में नहाते। वो लोग जिनका कोई जख्म मुंदमिल नहीं होता, वो पानी उनके लिए शिफा का सबब बनता। ये सिलसिला कई बरसों से चल रहा था। लोग दूर दूर के देहात से आते और सेहतयाब होकर वापस चले जाते। लोगों के रिश्ते हुए नासूर तक इस पानी में नहाने से ठीक हो जाते थे। यही वजह थी कि लोग सांपों से नफरत नहीं करते थे और सांप आजादाना इधर उधर घूमते रहते थे। मोहन कुमार और मनोज कुमार अब जवानी की हदूद में दाखिल हो गए थे, मगर मनोज कुमार की शरारतों में कमी ना आई।
अब तो वो ठाकुर के बगैर ही शिकार के लिए चले जाते और कामयाब होकर वापस लौटते। एक रोज ठाकुर रमेश कुमार दिल्ली गया हुआ था कि मोहन और मनोज ने शिकार का प्रोग्राम बना लिया। उन्होंने किसी नौकर को साथ नहीं लिया और दोनों भाई जंगल की तरफ चले गए। वो दोनों एक ही घोड़े पर सवार थे। बदकिस्मती से उनके हाथ उस दिन कोई शिकार नहीं आया। वो दोनों उदास उदास वापस लौट रहे थे। जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सांपों का एक जोड़ा नदी के किनारे अटकेलियां कर रहा है। वो नर और मादा दोनों थे। मोहन ने घोड़ा रोक लिया और दोनों भाई उस जोड़े की मोहब्बत भरी शरारतों से लुत्फानंदोज होने लगे। बंदूक मनोज कुमार के हाथ में थी, जिसमें कारतूस भरे हुए थे। मनोज कुमार को न जाने क्या शरारत सूझी कि उसने निशाना लिया और बंदूक का ट्रैगर दबा दिया। गोली नर सांप को लगी और थोड़ी ही देर में वो जिंदगी से नाता तोड़ गया। ये क्या कर दिया तुमने? मोहन कुमार अफसोस भरे अंदाज में बोला। शिकार किया है भाई, मैं खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता। मनोज बोला। जुल्म किया है तुमने। मोहन बोला। देखो इस सांप की साथी किस कदर गुस्से में है, चलो भाग चलें। मनोज कुमार ना माना और कहने लगा, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं तो इसको मारने के बाद आऊंगा। मादा सांप ने अपने साथी को आंखों के सामने मरते देखा तो गुस्से से दीवानी हो गई। वो फनकारती हुई मनोज कुमार की तरफ बढ़ने लगी। मोहन कुमार तो भाग गया, उसका रुख अपनी हवेली की जानिब था। मनोज कुमार ने मादा सांप पर 2-3 फायर किए मगर वो जाया गए, तो उसने भागने के बजाय नदी के अंदर छलांग लगा दी ताकि नागिन पानी के अंदर नहीं आएगी। मगर ये उसकी भूल थी। नागिन कुछ देर फन फलाए इधर उधर फनकारती रही और फिर पानी में उतर गई और उस पहाड़ की तरफ जाने लगी जहां पर वो अजदा रहता था। इतनी देर में नदी का पानी स्याह माइल हो गया। मनोज कुमार को यूं लगा जैसे उसके जिस्म में किसी ने मिर्चें भर दी हों। वो नदी से निकलकर गांव की तरफ भाग खड़ा हुआ। जलन की शिद्दत से उसकी चीखें निकलने लगी। नागिन ने अपना जहर इस पानी में छोड़ दिया था, जिससे पानी जहर आलूद हो गया था। जहर इतना तेज था कि गांव तक पहुंचते पहुंचते मनोज कुमार के जिस्म का गोश्त गल सड़कर उसके जिस्म से अलग होने लगा। मनोज की चीखें पुकार सुनकर गांव के लोग घरों से बाहर निकल आए। उन सब के देखते ही देखते मनोज कुमार जिंदगी से हाथ धो बैठा। उसकी मौत इतनी इबरतनाक अंदाज में हुई कि लोग तौबा तौबा करते और कानों को हाथ लगाते। पूरे गांव और सफेद हवेली में सफे मातम बिछ गई। मोहन कुमार भी खौफजदा हो गया। ठाकुर जब गांव पहुंचा तो मनोज कुमार की अर्थी तैयार थी। ठाकुर रमेश की हालत देखने वाली थी। जवान बेटे की मौत ने उसको अंदर से तोड़ फोड़ डाला था। वो दीवारों से सर टकराने लगा। वो जिंदगी में पहली बार धाड़े मार मार कर रोया था। गांव के लोग कहते कि ठाकुर को उन कमजोर, बेकस और मजबूर लोगों की बद्दुआएं लगी हैं, जिनकी इज्जतें उसने पामाल की थी। मगर ठाकुर को भला इन बातों की क्या एहसास था? वो बेटे की मौत के गम में उलझ गया। काश वो बेटे की मौत पर समझौता और तौबा कर लेता, मगर उसने ऐसा नहीं किया और सांपों से बदला लेने की ठान ली। उसने एक मकसद के लिए अपनी दौलत लुटानी शुरू कर दी। ठाकुर ने कसम खाकर ये अहद किया कि वो इस इलाके से सांपों का नामो निशान मिटाकर दम लेगा। वो किसी भी सांप को जिंदा नहीं रहने देगा। उसने ऐलान करवा दिया कि गांव का कोई भी फर्द या सपेरा एक सांप मारेगा तो ठाकुर उसे इनाम देगा। इसके अलावा 1 मन गंदुम भी इनाम में देगा। ठाकुर के खौफ की वजह से लोगों ने उसके हाँ के में हाँ मिलाई और सांपों के खात्मे की मुहिम में शामिल हो गए। कई लोगों ने सांप मारे और फिर ठाकुर से इनाम और गंदम वसूल की। मगर ये सब कुछ इतना जल्दी मुमकिन नहीं था, बल्कि ये तो एक नामुमकिन सा काम था। ठाकुर तो गुस्से में अंधा हो गया। वो दिल्ली और दीगर शहरों में फिरा और उन लोगों की खिदमत हासिल की जो बारूद का काम करते। वो लोगों को भारी मुआवजा देकर गांव ले आया। उन्होंने पहाड़ों में बारूदी सुरंगें बनाई और फिर उनको रेजा रेजा कर डाला। वो अजदाद जो बीमार लोगों का मसीहा था वो भी धमाकों में मारा गया। इसके साथ ही वो पानी बहना बंद हो गया जो पहाड़ के दहाने से झील और नदी की तरफ आता था। ठाकुर ने ढेरों दौलत खर्च करके बेशुमार सांपों को मरवा दिया और फिर उसने गांव का नाम नागपुर से बदलकर मनोज नगर रख दिया। ठाकुर अब सिर्फ सांपों का ही शिकार करता। उसके अंदर की आग फिर भी ठंडी ना हुई। लगता था वो दीवाना हो गया है। ये उसकी भूल थी कि वो सांपों की नस्ल खत्म कर डालेगा। यूं ही 3 साल बीत गए। वो मनोज की मौत का गम भूलने लगा और फिर से अपनी अयाशी में मसरूफ हो गया। उसने मोहन कुमार को दिल्ली वाली कोठी में भेज दिया और कुछ नौकर उसके हमरा कर दिए ताकि वो किसी के नुकसान से महफूज रहे और उसकी आज़ादी में कोई फर्क ना आए। इसी गुस्सा में रमेश ठाकुर एक बार फिर श्रीनगर की रिहाइश में चंद दिन अयाशी करने की गर्ज से गया।
वहां उसने पहली बार अपने एक मुलाजिम की हसीन और जमील बेटी देखी तो उस पर फरिफ्ता हो गया। गुप्ता नामी शख्स का पुराना मुलाजिम था। वो फौत हुआ तो उसकी बेटी ने उसका काम संभाल रखा था। उसका नाम अर्जना था। अर्जना लाखों में एक थी। ठाकुर उनकी जिंदगी में उससे कबल ऐसी हसीन लड़की नहीं आई थी। अर्जना खूबसूरती और हुस्न का एक नमूना थी। ठाकुर के दिल का चैन और रातों की नींद उड़ गई। उसका बूढ़ा जिस्म जवान होने लगा और वो अर्जना को हासिल करने के लिए बेताब हो गया। उसने अर्जना पर अपनी नवाजिशों की बारिश कर दी। अर्जना भी उसकी एहसानमंद हो गई। जल्द ही वो एक दूसरे के करीब आ गए। ठाकुर ने अपनी बेपनाह मोहब्बत के झूठे दावे किए तो अर्जना ने भी अपनी चाहत का इकरार कर लिया। ठाकुर के मन के फूल खिल उठे। वो लम्हों में तमाम हदूद फलांगना चाहता था, मगर अर्जना ने अपने हुस्न को यूं बेवकूफ नहीं होने दिया। उसने ठाकुर से कहा कि वो सिर्फ इसी सूरत में उसकी हो सकती है जब वो उससे शादी यानी विवाह करे। ठाकुर इतना बेकरार और बेताब था कि उसने देर न की और श्रीनगर में ही अर्जना से शादी कर ली और फिर अर्जना को साथ लेकर मनोज नगर आ गया। ठाकुर अर्जना को पाकर बहुत खुश था। उसकी जिंदगी हसीन और रंगीन हो गई। चंद ही महीने यूं ही ऐशो इशरत में गुजर गए, मगर फिर ठाकुर की सेहत कुछ खराब रहने लगी। दिन ब दिन वो कमजोर होने लगा। उसने काफी इलाज कराया, मगर उसकी सेहत दोबारा ना हो सकी ठीक। उसका जिस्म सूखने लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पेड़ पानी ना मिलने की वजह से सूख जाता है। यूं लगता था कि ठाकुर के जिस्म से किसी ने सारा खून निचोड़ लिया। 1 साल भी ना गुजरा था कि ठाकुर की जिंदगी का चिराग बुझ गया। उस रोज अर्जना धाड़े मार मार कर और बाल खोल कर रोने लगी। लगता था कि वो भी ठाकुर के साथ ही जल मरेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अर्जना की अर्थी ना उठी, मगर उसी रात अर्जना हवेली से गायब हो गई और ये निशान भी ना मिला कि वो कहाँ चली गई है। किसी ने भी उसके बाद उसे हवेली में नहीं देखा। ठाकुर की मौत के बाद लोगों ने सुख का सांस लिया। मोहन कुमार अब भी देहली में रहता था। वो अब कभी कभार ही गांव आता। जमीन और दीगर कामों की जिम्मेदारी उसने अपने बचपन के दोस्त राहुल पर डाल दी। राहुल बहुत शरीफ, रहमदिल और ज़हीन था। उसने बड़ी होशियारी के साथ जमीनों का काम संभाला। ठाकुर रमेश की सफेद हवेली अब वीरान नजर आती। अलबत्ता जब कभी मोहन गांव आता तो हवेली की रौनकें बहाल हो जाती और गांव में चहल पहल नजर आती। मोहन अपने बाप से बहुत मुख्तलिफ था। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। राहुल की बहन सीता देवी मोहन को पसंद करती थी, मगर मोहन के मन में उसके लिए शायद ऐसे जज्बात नहीं थे। राहुल भी चाहता था कि मोहन और सीता की शादी हो जानी चाहिए, मगर वो अपने तौर पर मोहन से इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता था। वो इस इंतजार में था कि मोहन खुद सीता का हाथ मांगे तो वो इनकार नहीं करेगा। इन दिनों भी मोहन गांव आया हुआ था। गर्मियों के दिन थे। गर्मियों से बचने के लिए मोहन कुमार कश्मीर के सरसब्ज और ठंडे इलाके में आया। अरसे बाद न जाने उसके मन में क्या समाई कि एक दिन उसने शिकार का प्रोग्राम बनाया। वो जंगल की तरफ निकल आया तो उसे एक हिरन दिखाई दिया। उसने अपना घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। उसके नौकर वहीं रुक गए। जबकि मोहन बुलाएगा तो वो जाकर शिकार उठा लाएंगे, क्योंकि मोहन का निशाना बहुत ही पक्का था। हिरन आगे आगे और मोहन उसके पीछे था। हिरन उसके निशाने की जद में नहीं आ रहा था। यूं मोहन कुमार आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। आखिरकार हिरन उसकी नजरों से गायब हो गया। मोहन ने इधर उधर उसको काफी तलाश किया, लेकिन हिरन का नामो निशान नहीं था। मोहन अब वहीं रुक गया और इंतजार करने लगा कि शायद वो हिरन दोबारा नजर आ जाए, मगर हिरन तो ऐसे गायब हुआ जैसे उसे जमीन निकल गई। मोहन मजबूरन नाकाम और मायूस होकर वापस जाने लगा। वो भी थोड़ी दूर गया कि उसे किसी औरत के रोने की आवाज आई। मोहन ने उस आवाज की सिमत घोड़े का रुख मोड़ दिया। कुछ आगे जाकर उसने देखा कि इंतहाई खूबसूरत लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। वो लड़की जवान और हसीन थी। उसका लिबास भी बहुत कीमती था और उसने कीमती जेवरात यानी गहने पहन रखे थे। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसने जिंदगी में ऐसी खूबसूरत लड़की पहले कभी देखी नहीं थी। वो हैरान हुआ कि ये लड़की जंगल में कैसे आ गई और ये क्यों रो रही है। उसके लिबास से अंदाजा हो रहा था कि वो किसी बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है। मोहन घोड़े से उतरा और उस लड़की के पास जाकर पूछा, ए लड़की, तू कौन है और क्यों रो रही है? वो कहने लगी, मैं बदकिस्मत हूँ और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही हूँ। मोहन कहने लगा, तुम पर क्या मुसीबत आ पड़ी? तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? मोहन के लहजे में हमदर्दी थी। वो लड़की कहने लगी, आप मेरे हालात जानकर क्या करेंगे? मोहन कहने लगा, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। मोहन ने उसे तसल्ली दी। लड़की कहने लगी, मैं पंजाब के गांव भंडारा की रहने वाली हूँ।
मेरा बाप गांव का ठाकुर था, वहां पर हमारी ढेरों जायदाद और दौलत थी। मैं अपने बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी। मेरी हर ख्वाहिश लम्हों में पूरी की जाती। साथ वाले गांव के राजपूतों से हमारी खानदानी दुश्मनी चली आ रही थी। चंद दिन पहले राजपूतों ने हमारे गांव पर हमला कर दिया। मेरे बाप और बरादरी वालों ने उनका मुकाबला किया, तो इस लड़ाई में मेरा बाप मारा गया। मैं जानती थी कि राजपूत मुझे पकड़कर ले जाएंगे और न जाने मेरे साथ क्या सलूक करें, इसलिए मैंने वहां से भाग जाने में ही आफियत समझी और एक चोर दरवाजे से अपनी हवेली से निकल आई और छिपती छिपाती इधर भटकती रही और इस तरफ आ निकली और किसी पनाह की तलाश में हूं, मगर डर रही हूं कि कहीं मैं दुश्मनों के हत्थे न चढ़ जाऊं। मोहन ने उसकी दर्द भरी कहानी सुनी तो बोला, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। अब तुम दुश्मन की पहुंच से बाहर हो। अब तुम पंजाब में नहीं बल्कि कश्मीर में हो। लड़की ने फिर रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, मेरा तो अब इस दुनिया में कोई नहीं। मेरा सब कुछ तो लुट गया। अब मैं जिंदा कैसे रहूंगी और जिंदा रहकर क्या करूंगी। मोहन फिर हमदर्दाना लहजे में बोला, रोने का कोई फायदा नहीं। तुम मेरे साथ मेरे गांव मेरी हवेली में चलो, वहां चलकर रहो। वहां तुम्हें हर किस्म का आराम और तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मैं आपकी हमदर्दी की शुक्रगुजार हूं। लड़की ने निगाहें झुकाते हुए कहा। मोहन ने कहा, तो चलो फिर उठो, चलो मेरे साथ। लड़की कहने लगी, मैं नौकरानी बनकर रहूंगी या किस हैसियत से हवेली में रहूंगी। मोहन कहने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारा मकाम दूंगा। लड़की कहने लगी, कैसा मकाम। मोहन सोच में पड़ गया। लड़की के बेमिसाल हुस्न ने उसका दिल पहले ही जीत लिया था। उसके आला खानदान का पता चला तो दिल में उसके लिए इज्जत और ज्यादा हो गई। उसने झिझकते हुए कहा, अगर तुम बुरा ना महसूस करो तो एक बात कहूं। लड़की कहने लगी, आप बिला तकल्लुफ बात करें। मैं मनोज नगर के ठाकुर रमेश का बेटा हूं। मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाकर हवेली में एक आला मकाम देना चाहता हूं। लड़की ने निगाहें झुका दी और अपना चेहरा हाथों में छुपाकर शर्माने लगी। मोहन का चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने आगे बढ़कर लड़की का हाथ पकड़ा और बोला, उठो मेरे दिल की रानी, मैं खुशकिस्मत हूं कि तुमने मेरा मान रखा। तुम्हारी सूरत में मुझे वैसी ही पत्नी मिल गई जिसकी मुझे हमेशा से तमन्ना थी। मोहन ने उस लड़की को, जिसका नाम सारेका था, घोड़े पर बिठाया और गांव की तरफ चल पड़ा। उसने हवेली के तमाम लोगों से उसका तारुफ करवाया और सबको एतमाद में लिया। हर एक ने सारेका के हुस्न की तारीफ की और उसे ठाकुराइन का मकाम दे डाला। मोहन और सारेका की शादी बड़े धूमधाम से हुई। गांव में कई दिन तक गहमा गहमी और जश्न का समा रहा। चंद दिनों बाद सारेका ने मोहन से कहा, आपको पाकर मेरे दिल की मुराद पूरी हुई। इतनी खुशी मैंने कभी अपने गांव में हासिल नहीं की थी जितनी मुझे आपके साथ यहाँ मिली। मैंने सारी जिंदगी गांव में गुजारी है, इसलिए मैं आपके साथ जाकर शहर में रहना चाहती हूँ। मोहन भला सारेका की ख्वाहिश को कैसे रद्द कर सकता था। चंद ही दिनों बाद वो सारेका को लेकर वहां घर आ गया। दोनों मियाँ बीवी में बेहद प्यार था। दिन ब दिन दोनों की मोहब्बत और चाहत में इजाफा होता जा रहा था। सारेका की मोहब्बतें और निवाजिशें निराली थी। मोहन भी उसका गर्विदा था। उसका जी चाहता कि सारेका हर लम्हा उसके साथ और सामने रहे, मगर ये खुशी ज्यादा दिन तक बरकरार न रही। अचानक ही मोहन बीमार हो गया और उसकी तबीयत खराब रहने लगी। उसका जिस्म टूटता और उसकी कमर में दर्द रहने लगा। उसने शुरू में तो इस तरफ तवज्जो नहीं दी। जब सारेका को मोहन की तबीयत की खराबी का इल्म हुआ तो उसने भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी और कहने लगी, ये मामूली तकलीफ है, जल्दी ठीक हो जाएगी। मगर गुजरते वक्त के साथ मोहन की बीमारी बढ़ती गई। डॉक्टरों को दिखाया मगर उन्होंने भी मामूली बीमारी समझकर दवाएं दी। मोहन ने बाकायदगी से अदवायात का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी मैदे की तकलीफ में कमी न आई बल्कि बीमारी बढ़ती चली गई। फिर डॉक्टरों हकीमों से चेक करवाने का सिलसिला निकल पड़ा, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। मर्ज दिन ब दिन बढ़ता चला गया और फिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि मोहन बीमारी की वजह से अपने कमरे तक कैद होकर रह गया। वो हर वक्त बिस्तर पर पड़ा रहता। वो इस कदर कमजोर हो गया कि उसमें चलने फिरने की भी ताकत न रही। सारेका भी उसकी बीमारी से परेशान रहने लगी। वो हर वक्त उसके पास रहती और दिलो जान से उसकी खिदमत करती। इसी हालत में कई महीने गुजर गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि मोहन को मर्ज क्या है और उसका इलाज क्या है। डॉक्टर और हकीम अपनी अपनी जहानत और काबिलियत के आगे हार गए। खुद मोहन भी परेशान था। लगता था जैसे उसकी जिंदगी बहुत थोड़ी रह गई है। मगर सारेका नाउमीद नहीं थी। वो मोहन की हिम्मत बंधाती रहती कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। सारेका की खिदमतें और नवाजिशें पाकर मोहन वक्ती तौर पर अपनी तकलीफ भूल जाता। राहुल ने अपनी बहन सीता की शादी कर दी। उसे दुख था कि मोहन ने उसकी बहन से शादी नहीं की, उसका मान नहीं रखा।
मगर वो फिर भी मोहन से बदगुमान नहीं था। उसे मोहन से आज भी उतनी मोहब्बत थी जितनी पहले थी। सीता अपने शौहर के साथ श्रीनगर चली गई। उसने भी मोहन को भुला दिया और उसको ना पा सकने को जिंदगी का रोग नहीं बनाया। एक रोज राहुल किसी काम की गर्ज से दिल्ली आया तो मोहन से मिलने उसके घर आ गया। उसने मोहन को चारपाई से लगा देखा तो वो बहुत ही परेशान हो गया। वो एक हफ्ते वहीं रहा और मोहन की तीमारदारी की। उसने एक बार फिर मोहन को डॉक्टर से चेक करवाया और फिर इसरार करके मोहन और सारिका को साथ लेकर गांव आ गया ताकि गांव की खुली साफ सुथरी आबोहवा में रहकर मोहन अच्छा हो जाए। मोहन और सारिका दोनों ही गांव नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन दिनों सारिका उम्मीद से थी, मगर राहुल ने उनकी एक न सुनी। इर्द गिर्द के देहात से उसने हकीम बुलाकर मोहन का इलाज शुरू करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मोहन की बीमारी ही किसी की समझ में नहीं आ रही थी और जब तक बीमारी समझ में न आए इलाज कैसे मुमकिन था। इसी अरसे में राहुल की भी शादी हो गई। उसकी भी अपनी पसंद की शादी थी। उसकी बीवी रूपा बहुत ही हसीन और लाखों में एक थी। वो साथ वाले गांव कुंड यारी के ठाकुर की इकलौती और लाडली बेटी थी। सारिका ने सफेद हवेली में एक बेटी को जन्म दिया। उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने उसका नाम नीलम रखा। एक महीने बाद राहुल रूपा एक बेटे के वालिदैन बन गए तो उन्होंने भी मिलकर इत्तेफाक से नीलम और राहुल के बेटे राजकुमार की निस्बत तय कर दी। ये सब कुछ मोहन और सारिका की मर्जी से हुआ। मोहन और सारिका ने अब मुस्तकिल तौर पर गांव में रहने का फैसला कर लिया। अब सारिका गांव में रहकर बहुत खुश थी, मगर मोहन रोज बरोज मौत की तरफ जा रहा था। राहुल को मोहन की बहुत फिक्र थी। वो दिन रात उसकी सेहतयाबी की दुआएं मांगता और जहां कहीं भी उसे किसी हकीम का पता चलता वो उसके पास पहुंच जाता और उसे हवेली में ले आता, मगर मोहन जिंदगी की तरफ लौट नहीं रहा था। एक रोज राहुल फिरता फिराता पहाड़ों में उसी गुरुदेव के पास पहुंचा जिसके बारे में पता चला था कि वो बहुत ही काबिल और पहुंचा हुआ इंसान है। राहुल ने गुरु को मोहन की बीमारी और इलाज की तमाम तफसील बताई और उससे दरख्वास्त की कि वो मोहन का इलाज कर दे या उसके लिए दुआ करे कि वो ठीक हो जाए। गुरु ने राहुल की दरख्वास्त को रद्द नहीं किया और उसके साथ हवेली की तरफ चल पड़ा। सफेद हवेली में आकर वो सीधा मोहन के कमरे में पहुंचा और तमाम अफराद को वहां से निकाल दिया। फिर उसने अंदर से कुंडी लगाई और मोहन से कहने लगा, मैं तुम्हारा सारा जिस्म देखना चाहता हूँ। मोहन ने जो ही कपड़े उतारे तो गुरु ने उसके जिस्म पर नजरें डालने के बाद कहा, क्या तुम्हारी शादी हुए 1 साल गुजर गया? मोहन ने जवाब दिया, जी हाँ। और फिर गुरु के पूछने पर उसने शादी की तमाम तफसील बता दी, जिसमें सारिका से जंगल में मुलाकात होने का जिक्र भी था। गुरु ने बोझल आवाज में अपने आप से कहा, तो फिर मेरा शक दुरुस्त निकला। तुम एक शदीद मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो और फिर उसकी तस्दीक के लिए तुम्हें मेरी बातों पर अमल करना होगा, तब ही तुम्हारा इलाज मुमकिन हो सकेगा। तुम्हें चांद की 14वीं रात का इंतजार करना पड़ेगा। उस रात तुमने सोना नहीं बल्कि आंखें बंद करके सोने का बहाना करके लेटे रहना है। उस रात सारिका को तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में होना चाहिए। गुरु ने मोहन को अच्छी तरह समझा दिया। मोहन ने गुरु की हिदायत जहन में याद कर ली और फिर चांद की 14वीं रात का इंतजार करने लगा। चंद ही दिनों बाद चांद की 14वीं आ गई। मोहन ने गुरु की हिदायत जहन नशीन कर ली थी। उसने दरवाजे का ताला लगाकर उसकी चाबी छुपा दी और मामूल के मुताबिक सोने की गर्ज से बिस्तर पर लेट गया। गुरुदेव की तवक्को के ऐन मुताबिक आधी रात को सारिका जाग उठी। उसने दरवाजा खोलकर बाहर जाना चाहा, मगर ये क्या, वो नाकाम रही क्योंकि दरवाजे को तो ताला लगा था। सारिका पर झंझलाहट तारी हो गई और उसकी बेताबी बढ़ने लगी। उसने चंद लम्हे खड़े होकर सोचा और फिर मोहन की तरफ देखा और फिर उसे छुआ ताकि अंदाजा कर सके कि वो जाग रहा है या सो रहा है। बच्ची और मोहन के सो जाने का यकीन होने के बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता से रूप बदला और नागिन की शक्ल इख्तियार की और फिर तेजी से रेंगती हुई खिड़की के रास्ते बाहर निकल गई। मोहन ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो वो खौफजदा हो गया और इस तरह दम साधे लेटा रहा। काफी देर बाद सारिका नागिन के रूप में ही कमरे के अंदर आई और फिर से औरत का रूप धारकर मोहन के करीब बिस्तर पर लेट गई और जल्दी ही सो गई। मोहन तमाम रात खौफ से जागता रहा और एक लम्हा को भी ना सो सका। वो बहुत ही जबर करके बिस्तर पर लेटा रहा, वरना तो उसका जी चाहता था कि वहां से उठकर भाग जाए, मगर गुरु की हिदायत थी कि वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे उसकी बीवी शक में पड़ जाए। इसलिए मोहन मजबूर होकर खामोश रहा, मगर यह मजबूरी उसके लिए अजाब बन गई। सारिका की असलियत जानकर उसने उसी रात मोहन की जान ले ली और वो उसी रात मर गया। मोहन का मरना था कि हर आंख अश्क बार थी।
सारेका पर बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। राहुल भी बहुत ही गमगीन और अफसुर्दा था और सारेका की ढारस बंधा रहा था। गुरु भी निहायत अफसुर्दा होकर पहाड़ों की तरफ लौट गया, मगर जाते जाते राहुल को ताकीद कर गया कि वो जल्दी आकर उसे पहाड़ों वाले ठिकाने पर मिले। राहुल ने आने का वादा किया, मगर वो जल्दी नहीं पहुंच सका, क्योंकि मोहन की मौत के 3 दिन बाद ही राहुल की बीवी मर गई। उसे किसी सांप ने डस लिया था। सब हैरान थे कि इस गांव में से तो सांपों का नामो निशान मिटा दिया गया था, तो फिर वो सांप कहां से आया जिसने रूपा को डस लिया। राहुल के लिए बहुत बड़ा सदमा था। गांव में एक बार फिर मातम सफ बिछ गई। एक तरफ सारेका थी जो बेवा हो गई, दूसरी तरफ राहुल था जिससे उसकी बीवी छिन गई और उसकी मोहब्बत जाती रही। वो खुद भी जख्म से चूर था। सारेका की ढारस कैसे बंधाता, मगर सारेका उसको तसल्ली देती। लगता था कि वो राहुल की सबसे बड़ी गमगुसार है। राहुल उसकी असलियत से बेखबर था, इसलिए वो सारेका को अपना हमदर्द समझने लगा। दोनों ही दुखी और अफसुर्दा थे। ज्यों ज्यों वक्त गुजरता रहा, सारेका का झुकाव राहुल की तरफ बढ़ने लगा। खुद राहुल भी सारेका के बारे में किसी और अंदाज से सोचने लगा। एक रोज उसे गुरु की याद आई तो वो उससे मशवरा करने के लिए पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ। उसने गुरु को देर से आने की वजह रूपा की मौत बताई तो गुरु चौंक गया और बोला, मैं मोहन की बीमारी, मौत और रूपा की मौत की वजह भी जान चुका हूँ। फिर गुरु ने अपनी और मोहन की तमाम गुफ्तगू और चांद की 14वीं रात की तफसील उसे बताई और कहने लगा, सारेका औरत नहीं बल्कि एक नागिन है। राहुल हैरत ज़दा होकर गुरु की तरफ देखने लगा कि वो क्या कह रहा है। गुरु ने उसे बताया कि अगर किसी सांप पर पूरे 100 साल तक किसी इंसान की नजर ना पड़े तो उसके सर पर एक कलगी निकल आती है और वो सांपों का बादशाह बन जाता है। और अगर मजीद 100 साल इसी तरह गुजर जाएं और उस सांप को कोई इंसान ना देख पाए तो उसके सीने पर 2 पर निकल आते हैं और कमर के ऊपर निकल आते हैं। उसके मुंह से शोले निकलने लगते हैं और उस सांप को बेइंतहा ताकत हासिल हो जाती है, यहाँ तक कि अपनी मर्जी से कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। ज्यादातर सांप इस आलम में खूबसूरत औरत बनना पसंद करते हैं। सारेका भी ऐसी ही एक नागिन है। राहुल खौफजदा और हैरत ज़दा होकर देखने लगा और गुरु की तरफ सवालिया नजरों से देखा कि अब क्या किया जाए। गुरु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सारेका का अगला शिकार तुम होगे राहुल। तुम्हारी बीवी रूपा को सारेका ने ही रास्ते से हटाया है और अब वो तुम्हारे नजदीक आ रही है। वो यकीनन तुमसे शादी करना चाहती है और फिर तुम्हें भी मोहन की तरह बीमार बना डालेगी। राहुल की आंखें दहशत और हैरत से खुली रह गईं। गुरु सच कह रहा था। वो वाकई सारेका एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे और राहुल के मन में भी सारेका की मोहब्बत पैदा हो गई थी। मगर अब हकीकत जानकर वो खौफजदा हो गया। मोहन का हशर वो अपनी आंखों से देख चुका था। इस अफरियत से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है गुरुदेव? राहुल ने पूछा। छुटकारा पाया जा सकता है, मगर इस सिलसिले में इंतहाई एहतियात और होशियारी की जरूरत है। सारेका को हल्का सा भी शक नहीं होना चाहिए कि उसकी हकीकत तुम्हें मालूम हो गई है, और उसे शक हो गया तो वो सब कुछ बर्बाद कर कर रख देगी। फिर गुरुदेव ने राहुल को यह मशवरा दिया कि वो सारेका के नजदीक होता जाए। जब वो खुद ही शादी की पेशकश करे तो तुम भी तैयार हो जाना। फिर सुहाग रात को जब वो दुल्हन बनी तुम्हारी मुंतजिर हो तो तुम उसके कमरे को जला देना। सफेद हवेली के अंदर एक ऐसा कमरा है जिसमें लकड़ी का बहुत ज्यादा काम है। तुम उसमें कुछ मजीद काम करो और उसके अंदर और बाहर भी लकड़ी का इस्तेमाल कराओ और वहीं रहो। फिर सुहाग रात उसी कमरे में गुजार लेना और फिर उसी रात उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा देना ताकि कमरा और उसमें हर चीज और सारेका भी जलकर राख हो जाए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है उसे जान से मारने का। राहुल ने एक अज़्म और हिम्मत से ये काम करने का अहद कर लिया कि वो मोहन और रूपा की मौत का बदला सारेका से जरूर लेगा। वो गुरु की हिदायत और दुआएं लेकर लौट आया। राहुल ने सारेका का हर तरह से ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो एक दूसरे के और करीब आने लगे और फिर एक रोज सारेका ने खुद ही राहुल को शादी की पेशकश कर दी। राहुल ने उसकी पेशकश को एक मंसूबे के तहत कबूल कर लिया। इस अरसा में राहुल ने गुरु की हिदायत के मुताबिक सफेद हवेली में रहकर उस खास कमरे की दीवारों पर लकड़ी का काफी काम करवा दिया। राहुल और सारेका की शादी एक छोटी सी तकरीब में हो गई। गांव के लोग भी उनकी शादी पर बहुत खुश थे। सुहाग रात राहुल के लिए एक इम्तिहान की रात थी। उस मंसूबे में उसकी जान भी जा सकती थी, मगर उसने हिम्मत न हारी। सारेका दुल्हन बनी राहुल की इंतजार में थी, मगर उसका इंतजार रंग न लाया।
राहुल ने मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा दी और कमरा सब कुछ जलकर राख हो गया। सारिका भी उस आग में जलकर मर गई। राहुल ने सुख का सांस लिया। अगले रोज गांव के लोगों को भी सारिका की हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने सुकून का सांस लिया। राहुल गुरु से मिलने चला गया। उसने गुरु को अपनी कामयाबी की खबर सुनाई और उसका शुक्रिया अदा किया। अब सफेद हवेली का मालिक राहुल ही था। उसने राजकुमार और नीलम की खातिर दूसरी शादी कर ली और सफेद हवेली का मालिक बनकर रहने लगा। उसकी बीवी रूपा की दूसरी बहन गीता थी। उसने राजकुमार का तो बहुत ख्याल रखा, मगर वो नीलम से नफरत करती थी क्योंकि उसकी माँ उसकी बहन रूपा की कातिला थी। मगर राहुल ने नीलम का बेहद ख्याल रखा। वो कहता था कि नीलम ही इस हवेली की असल मालिक है। राजकुमार और नीलम बड़े होते गए। दोनों एक दूसरे के साथ खूब लड़ते, मगर दोनों में प्यार भी बहुत था। राजकुमार को पढ़ने की गर्ज से राहुल ने श्रीनगर भेज दिया। वो चाहता था कि नीलम भी खूब पढ़े, मगर उसकी पढ़ाई से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। ज्यों-ज्यों वो बड़ी हो रही थी, उसकी आदतों में भी तब्दीली आती जा रही थी। वो गीता और राहुल दोनों से दूर रहने की कोशिश करती। उसे तन्हा रहने में मज़ा और सुकून मिलता। गांव में उसकी कोई गहरी और हमराज सहेली नहीं थी। अलबत्ता गांव की लड़कियां खुद उससे मिलने हवेली में चली आती, मगर वो किसी से मिलने उसके घर नहीं जाती थी। राहुल फिर कभी भी उसका बहुत ख्याल रखता और उसे दिल से चाहता था। यूं ही कई बरस बीत गए। राजकुमार और नीलम अब जवान हो गए। राजकुमार पढ़ाई मुकम्मल करके गांव लौट आया। अब गीता और राहुल ने राजकुमार और नीलम की शादी का प्रोग्राम बनाया। उन्होंने निहायत ही धूमधाम से राजकुमार और नीलम की शादी की। राहुल ने रुपया पानी की तरह बहाया और अपने तमाम अरमान पूरे किए। गांव वालों ने भी इस शादी में शिरकत की और खुशियां मनाई। उस रात राजकुमार और नीलम की सुहाग रात थी, जो उस सफेद हवेली में मनाई जानी थी। राजकुमार मन में हजारों अरमान सजाए कमरे में दाखिल हुआ, जहां नीलम दुल्हन बनी उसके इंतजार में थी। ज्यों ही उसने नीलम का घूंघट उठाया तो वो शिश्तर रह गया। वहां नीलम नहीं बल्कि एक नागिन उसकी मुंतजिर थी। उसने राजकुमार को संभलने और भागने का मौका ही नहीं दिया और उसे डस लिया। राजकुमार उठकर बाहर भागा और चीखता हुआ राहुल के कमरे तक पहुंचा। राजकुमार की चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगी थी। राहुल और गीता ने जब राजकुमार की यह हालत देखी तो वो परेशान हो गए। राजकुमार मिनटों में जिंदगी से नाता तोड़ गया। मरने से पहले उसने कहा, नीलम औरत नहीं नागिन है, उसने मुझे डस लिया है। राहुल ने अपने हाथों में अपना सर पकड़ लिया और पछताने लगा कि काश उसने नीलम को भी सारिका के साथ जला दिया होता। मगर वो धोखा खा गया। उसे क्या मालूम था कि नीलम की शक्ल में वो एक नागिन की परवरिश कर रहा है। जल्दी ही ये खबर गांव में फैल गई और गांव के लोग हवेली में जमा हो गए। हर एक राजकुमार की मौत पर अफसोस कर रहा था। राहुल गुस्से से पागल हो गया। उसने गांव के लोगों से कहा, नीलम नागिन की शक्ल में इस हवेली में होगी, उसे भागने नहीं देना। उसका अंजाम भी अपनी माँ की तरह होना चाहिए। इसलिए तुम इस हवेली के ईंट से ईंट बजा दो। ये नागिन की बेटी है और खुद भी नागिन है। लोगों ने राहुल के कहने पर हवेली को आग लगा दी। आग इतनी शदीद थी कि हवेली की हर चीज जलकर राख हो गई। उस दिन गुरु भी गांव में आ गए। राहुल ने उसे नीलम के बारे में बताया तो वो अफसोस करते हुए कहने लगा, मैंने नीलम को तो देखा ही नहीं था, इसलिए उसकी हकीकत नहीं जान सका और ना ही इस दौरान तुम मेरे पास आए। मुझे राजकुमार की मौत का बहुत दुख है, मगर यह तसल्ली भी है कि नीलम अब इस दुनिया में नहीं रही। इस वाक़या को न जाने कितने साल बीत गए कि अब उस हवेली के खंडर भी बाकी नहीं रहे। सिर्फ एक टीला सा बाकी है जिसे देखकर ये यकीन नहीं आता कि यहाँ कभी सफ़ेद हवेली मौजूद थी जिसमें यह वाक़या रूनमा हुआ। मगर नागपुर के ठाकरों की ये कहानी आज भी करीबी देहातों के बड़े बूढ़े दोहराते हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।